हेलो साथियों, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय सुन रहे हो उस समय का नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त शैलेंद्र दायमा फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक ज़बरदस्त कंटेंट का ज़बरदस्त वीडियो, जो है आप लोग का बायो का आज है सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में मैं बायो आपका कंप्लीट करने वाला हूँ। कुछ टाइप्स अपनों ने कर लिए थे। आज आपकी बायो क्या, कोशिका का आज जो सेकेंड पार्ट है, पूरा कोशिका आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताना कैसे क्या लग रहा है हमारे छोटे से रूम में जो छोटा सा सेटअप हमने लगाया है। उम्मीद है आपको क्लियर तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या आ नहीं रही होगी। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना, वो है लवक। क्या है? लवक। तो लवक क्या होता है, उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोग के जो डाउट था कि कल मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी का मैं क्लियर कर दूंगा अगले वीडियो में। देखो साथियों, आरबीसी जो है ना, आरबीसी में ऐसा सिस्टम था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या था सिस्टम? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है तो ऐसे ये किन के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? स्तनधारियों की। स्तन जो धारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। उसके बाद में ऐसे कौन से स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये प्रश्न था। तो वो है ऊंट, लामा और जिराफ। ठीक है, ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में क्या है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये हमारे क्या है? अपवाद है। ठीक है, क्लियर तो आपको दिख ही रहा होगा। आगे बढ़े तो आज अपन पढ़ेंगे लवक। क्या पढ़ेंगे? लवक। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। लवक के बारे में अपन देखें तो लवक क्या होता है? देखो, लवक को बोलते हैं प्लास्टिड। इसकी खोज जैसे मैं लिखता हूं ना, वैसे ही आप लिखा करें कॉपी में। इसकी खोज किसने की बताओ। और ये लवक शब्द किसने दिया? उसके बाद में यह कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? समझते जाना। उसके बाद में यह जंतु में पाया जाता है या पादप में या दोनों में? समझते जाना, बहुत गजब का प्रश्न है। अब ये पहले क्लियर कर लेते हैं हम सबसे बेसिक। सर किसने खोजा? इसको खोज करने वाला है, इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हैकल। कौन है? अर्नेस्ट हैकल ने इसको खोजा है। यह शब्द किसने दिया है? सिम्पर ने दिया है। किसने दिया है? सिम्पर ने दिया है। ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है सर? ये यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है वो इसमें पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं बिल्कुल, और प्रोकैरियोटिक इसमें नहीं पाई जाती। और ये इस जंतु जो कोशिका होती हैं या जंतु जो जीव होते हैं उनके अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? बस ये पाए जाते हैं ओनली ऑन पादप क्या होते हैं? पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे। और भी चीज आती हैं पादप के अंदर। अब ऐसा कौन सा जंतु है जो अपवाद है? और उसके अंदर क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। तो वो जंतु है हमारा युगलिना। सुना होगा आपने नाम। युगलिना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु होते हुए भी क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। देखो, ये अपने शरीर में नहीं पाया जाता। अपन स्तनधारी हैं और अपन जंतु जीव में भी आते हैं। और तो जीवों में ये नहीं होता, पेड़ पौधों में होता है। अब पेड़ पौधों में इसका क्या काम है वो अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, ये कोशिका का पार्ट है, इसलिए अपन कोशिका में पढ़ रहे हैं। देखो, कितने भी बड़े वीडियो बने, ये आप लोग के टॉपिक क्लियर करवाने जरूरी हैं और आप पूरा का पूरा देखें और क्लियर करें। लवक के खोजकर्ता कौन है? देखो, आपको पता है लवक के चक्कर में लोग अरेस्ट होते हैं। तो क्या याद रखेंगे अपन? अरेस्ट होते हैं लोग, छोटे मोटे केस में फंस जाते हैं, लड़की को मारा पीटा, फिर ऐसा सिस्टम। तो ये सिंपल बात है, हर किसी को पता है। ये शब्द सिंपल है। क्या है? लव सिंपल है तो सिंपर। इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? यूकेरियोटिक। ये किस में पाया जाता है? ये ओनली पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। परंतु जंतु कौन है अपवाद? सर जंतुओं में युगलिना अपवाद है, जिसके अंदर लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। चलो अब अपन देखिए,
अब हेडिंग है आपकी लवक के प्रकार। क्या हेडिंग है? लवक के प्रकार। ध्यान से समझना। लवक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? लवक लवक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहले हिंदी में नाम लिख दूं मैं आप लोग के सामने। हिंदी में नाम है, देखो, एक तो है हरित लवक। कौन सा लवक? हरित लवक। एक है आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक। देखो नाम आते हैं अंग्रेजी में ज़्यादातर, फिर भी मैं आपको दोनों नाम बताऊंगा। अवर्णी लवक। कौन सा हो जाएगा? अवर्णी लवक। ध्यान से समझो। एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है हरित अवर्णी लवक। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जो अंग्रेजी वाला मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लियर रहे, आप थोड़े डाउट में चले जाओगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से समझते जाओ। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कभी कभी नाम अंग्रेजी वाले भी आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। अब समझो किसका क्या क्या काम है। अपन को पता है, अपन को इतना पता है कि सर जो लवक है ये किस में पाए जाते हैं? ओनली ऑन पादप में। अब पादप में किसका क्या काम है? देखो मैं एक छोटा सा पेड़ आपके सामने बना देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर से कोई भी चीज़ें क्या होती है, ज़्यादातर याद रहती है। समझना ध्यान से। तो समझ लो, है ना, इतनी मेरी डायग्राम इतना अच्छा नहीं होता। ये पेड़ है, किसका क्या काम है ये आप समझ लेना। ठीक है भाई। चलो समझते हैं ध्यान से, क्या चीज़ समझा रहे हो सर। देखो हरित लवक, हरित लवक का पेड़ में किस जगह काम है, ध्यान से समझना। हरित लवक ये जो है, इसके अंदर ही पाया जाता है, आपने सुना होगा पर्णहरित का नाम। और पर्णहरित को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो हरित लवक के अंदर ही पाया जाता है। और पर्णहरित क्या करता है, जो पत्ती होती है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये वाली, तो इनका जो पेड़ पौधे को जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? पत्तियों का हरा रंग वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। क्लोरोफिल में क्या होता है? पत्तियों का हरा रंग। आगे अपन चले, ये चीज़ हो गई सर। तो बिल्कुल हरे भरी चीज़ का काम किसका काम है? हरा भरा काम है सर हरित लवक का। अब चलते हैं अपन क्रोमोप्लास्ट पे। व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, ध्यान दो। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, जहाँ पर सीधा सीधा मैं एक वर्ड में दर्शाऊं तो इसका काम है सर रंग बिरंगा। क्या काम है? जो भी पेड़ पौधों में रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं वो इसका काम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर 2 पिगमेंट, इसमें तो क्लोरोफिल हो गया एक पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अंदर 2 पिगमेंट होते हैं। एक होता है साथियों केरोटिन। क्या होता है? केरोटिन। और एक होता है जेंतोफिल। लिखते जाना आप लोग भी, पता चले बस वीडियो देख के निकल गए आगे। केरोटिन और जेंतोफिल, किसका क्या काम है सर? केरोटिन पिगमेंट और जेंतोफिल पिगमेंट ये दोनों पाए जाते हैं। और ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों मिलकर जो फल और अपने जो फूल हैं, ये कोई नहीं, मैंने जो जाएगा सर, फल और फूल है अपने, फल और फूल जो हैं इनका जो रंग बिरंगा जो रंग होता है, आपको पता है फल कोई लाल कलर का है, काले कलर का है, तरह तरह के फल होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं इनका अलग अलग रंग? ये सर केरोटिन और जेंतोफिल की वजह से होता है। तो आप समझ गए होंगे, रंग बिरंगा फल और फूल। और बीज भी हो सकते हैं, बीज भी रंग बिरंगे हैं। तो पेड़ पौधों के फल फूल और बीज किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, वर्णी लवक में। अब अपन चले किस में, ध्यान दो। अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होता है? इसमें कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है। क्या होता है अवर्णी लवक? क्या होता है? ये सर रंगहीन होता है। एक शब्द में दर्शाऊं तो रंगहीन पेड़ पौधों में कौन होती हैं? जड़ें। इसका मतलब सीधा सीधा ये किस में पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है।
अब और देखें इसके अलावा क्या काम है अवर्णीय लवक का, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ इसका। इसके अलावा जो कार्य है वो है स्टोर करने का काम। स्टोर बोले तो संग्रहित करने का काम होता है। क्वालिटी के लिए जरूर कमेंट करना किस प्रकार की क्वालिटी आ रही है। ये रात में लगभग 9 बज रही हैं और आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि चलो अच्छी से अच्छी वीडियो बने और आपको थोड़ा क्लियर दिखे। चलो तो ध्यान देना, अवर्णीय लवक बिना रंग का होता है, जड़ों में पाया जाता है। जहाँ पर ये वहाँ पर पाया जाता है एक और चीज़, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच ना पाए। तो आप समझ गए जड़ों में सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच ना पाए। बात समझ में आ रही है? तो सर अवर्णीय लवक वहाँ पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। बात क्लियर हुई? जी सर, यहाँ तक क्लियर हुई। ये सब चीज़ें अपन के नोट डाउन आपको करनी है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट कहाँ रह गया? क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट। सर ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें मैंने बताई थी आपको, जब झिल्लियाँ पढ़ाई थी तो कितनी झिल्लियाँ होती हैं? द्विझिल्ली। तो द्विझिल्ली युक्त होता है। कितना झिल्ली युक्त होता है? द्विझिल्ली युक्त होता है। ठीक है, ध्यान देना, द्विझिल्ली युक्त होता है। उसके बाद द्विझिल्ली मतलब समझ गए आप, डबल मेम्ब्रेन। इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी मैंने बोला पत्तियों में क्या पाया जाता है? सर पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें गहराई से समझना क्या समझा रहा हूँ। दो जो पत्तियाँ होती ना साथियों, पत्तियों को आप ध्यान से देखो, गहराई से पूरा जूम करके माइक्रोस्कोप से देखो तो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखेगी। क्या दिखेगा सर? तो इसके अंदर कुछ लिक्विड पार्ट होता है। जब आप पत्ती को तोड़ते हो तो क्या होता है? एक लिक्विड पार्ट। तो जो इसमें द्रवित जो भी होता है द्रवित पार्ट उसे कहते हैं स्ट्रोमा। लिखते जाना। तो पत्ती में जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। आगे अपन देखें और देखो, और होता है इसके अंदर पत्तियों को और माइक्रोस्कोप से देखो तो ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्के ऐसे जमे हुए गुच्छे दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? ऐसे गुच्छे, जिसमें आपको ऐसा लगेगा सिक्के के ऊपर सिक्के जमे हुए हैं। तो जो ये जो है ना, ये जो सिक्के हैं इनको तो बोलते हैं, एक एक सिक्के को बोलते हैं ग्रेनम। सिंगल सिक्का जो होता है ये, इसको बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे? लिखते जाना, ये प्रश्न आया हुआ है। और जो सिक्कों का जो गुच्छा है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। सॉरी, स्ट्रोमा तो लिक्विड पार्ट हो गया। इनको बोलेंगे थैलेकोइड। क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। क्लियर दिख रहा है साथियों? बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। थैलेकोइड कहते हैं इन गुच्छों को, सिंगल को कहते हैं ग्रेनम, और जो इसमें लिक्विड पाया जाता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। आगे बढ़ते हैं सर। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया ये क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहां भरा होता है? अब ये अंदर का प्रश्न है। तो जो थैलेकोइड है, जो गुच्छे हैं, इन्हीं के अंदर भरा होता है क्लोरोफिल। इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से होता है पत्तियों का हरा रंग। और यहीं पर इसमें मतलब थैलेकोइड वाले भाग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है तो इसमें होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधों का भोजन तैयार होता है। क्या होता है? पेड़ पौधों का भोजन तैयार होता है। समझ में आ रही है बात? नोट डाउन करो। समझ में आ रही हो तो नोट डाउन करो। ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ, लवक। क्या एकदम मजेदार है? क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए? देखिए मैं एक बार और रिवाइंड करवा देता हूं आपको किस प्रकार से अपनों ने पूरा सेटअप किया। कि सर देखो, लवक क्या होते हैं? इसकी खोज अर्नेस्ट हैक्कल ने करी, सिम्पर ने इसका नाम दिया। पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता, परंतु एक जंतु कोशिका अपवाद है, युगलिना, जिसमें ये पाया जाता है। बिल्कुल आप हाँ में हाँ भर रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है अपन से आपस में। तो ध्यान दो। अब लवक के आगे अपनों ने पढ़ा तो कितने प्रकार के होते हैं लवक? 3 प्रकार के। एक है सर हरित लवक,
जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, एक है वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट, एक है अवर्णीय लवक जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ये होता है रंग बिरंगा क्रोमोप्लास्ट, ये होता है पत्तियों को हरा रंग देता है, और ये होता है रंगहीन जो जड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा क्या करता है, भोजन को स्टोर देखो आपने कभी कभी देखा होगा कि भाई गर्मियों के दिनों में पानी नहीं गिरता फिर भी पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, कारण उसका क्योंकि उनका भोजन स्टोर होता है। वो कहाँ होता है, ल्यूकोप्लास्ट में। कुछ भी हो सकता है स्टोर में, जैसे वसा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, शर्करा हो सकती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में पेड़ कैसा बनाया मैंने कमेंट जरूर करना। डायग्राम वैसे इतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ, तो अच्छा लगा होगा आपको सारा सेटअप। आगे अपन देखें क्लोरोफिल का मैंने अलग से लिखाया है, इसमें 2 झिल्लियाँ होती हैं। उसके बाद एक पत्ती के बारे में बताया, पत्ती में क्या होता है, लिक्विड पार्ट स्ट्रोमा कहलाता है, और ये गुच्छे जो बने हुए होते हैं वो थैलेकोइड्स होते हैं, और एक सिंगल जो सिक्का होता है वो ग्रेनम होता है। और यहीं पे थैलेकोइड में प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल की, और क्लोरोफिल की प्रक्रिया के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और जहाँ पर पौधों का क्या बनता है, खाना। रंग बिरंगा मतलब जो रंग बिरंगा सर फल होते हैं, हमारे बीज होते हैं और फूल होते हैं, इनके अंदर किसकी वजह से ये रंग बिरंगे हैं, ये वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट की वजह से रंग बिरंगे हैं। ल्यूकोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, रंगहीन है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है अंतःद्रवी जालिका। क्या है, अंतःद्रवी जालिका, और इसका अंग्रेजी नाम है वो आप लोग पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या बोलते हैं, ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसका क्या नाम है भाई, इंग्लिश में नाम है, आप पूरा लिख लेना। अब देखो मैं आपको कोशिका बना के बताऊं तो मैंने कोशिका बहुत बार बनाई है, फिर भी मान लो चलो बना लेते हैं अपन जुगाड़ में कि ये आपकी मान लो कोशिका है, ये आपका क्या है केंद्रक, और केंद्रक के पास में ये ऐसे बने होते हैं। कैसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं, और ये केंद्रक के पास में होते हैं, और इन्हीं के ऊपर ही बैठे होते हैं हमारे राइबोसोम्स। कौन बैठे होते हैं, राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल लिखो, आप क्या लिखोगे, यह केंद्रक के आसपास होते हैं, नियर बाय टू सेंट्रोइड। यही बोलोगे कि नाभिक केंद्रक के आसपास होते हैं। और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे सर, और लिखेंगे इसके खोजकर्ता। बिल्कुल लिखिए, खोजकर्ता कौन है। उसके बाद में लिखेंगे अपन ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है। उसके बाद में अपन लिखेंगे, चलो ये चीज़ लिखते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे अपन जैसे अपने लवक के पढ़े। देखो इसकी खोज जो करी है, खोज करने वाला व्यक्ति सबसे पहले 2-3 तरह के खोज करता है इसके। तो सबसे पहले जिसने देखा है वो है गार्नियर। कौन है, गार्नियर ने सबसे पहले देखा। उसके बाद में सन 1969 की बात है, उसमें पोर्टल ने क्या किया, इसे खोजा। पोर्टल नामक के वैज्ञानिक ने क्या होता खोजा था। उसके बाद में सबसे पहले देखा इसने था, खोजा नहीं था, किसने, गार्नियर ने। उसके बाद में खोजा किसने, पोर्टल ने, और पोर्टल ने इसकी खोज से पहले इसका नाम दे दिया था। कब दे दिया था, 1953 में। क्या कर दिया था, नामकरण। और वो नामकरण किसने किया, पोर्टल नहीं किया है ना, ये याद रख लेना। नामकरण और खोजकर्ता कौन है, पोर्टल। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साथियों ओनली यूकेरियोटिक जो कोशिका होती हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये इसके अलावा ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर भी ये पाया जाता है। तो भाई ध्यान से समझना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात हो रही है, ये सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा कौन है जिनमें भी पाया जाता, जिनमें नहीं पाया जाता है ना भाई, जिनमें नहीं पाया जाता है, जैसे अपवाद। ये लोग, ये सभी जगह होना चाहिए, परंतु कहाँ नहीं पाया जाता, अपवाद में लिखना। ये आरबीसी की कोशिका में नहीं पाया जाता। उसके बाद में शुक्राणु जो शुक्राणु हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता। दोनों अच्छे से लिख लेना आप,
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सभी में अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, परंतु ये जो हमारी कोशिका है, आरबीसी की कोशिका और शुक्राणु की कोशिका, इन दोनों में ये नहीं पाया जाता। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब लिखेंगे अपन ईपीआर के टाइप्स। देखो एक बार देख लो, अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है सर? ये केंद्र के पास होती हैं। कहाँ होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। उसके अलावा ये इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और वैसे बताया यूकेरियोटिक कोशिकाएं सभी में पाई जाती हैं, परंतु अपवाद कौन है? आरबीसी और शुक्राणु। आरबीसी और शुक्राणु दोनों अपवाद है। जो यूकेरियोटिक कोशिका होते हुए भी उनमें क्या नहीं पाए जाते? ईपीआर नहीं पाए जाते। अब देखिए अपन खोजकर्ता कौन है सर? गार्नियर ने सबसे पहले देखा और 1969 में पोर्टल ने खोजा और 1953 में नाम दिया। 1953 में नाम दिया और 1969 में खोजा। किसने खोजा? पोर्टल ने। देखो लिखना बोध है, चाहे ये वीडियो 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, आज मैं आपको कोशिका खत्म करके ही रहूंगा। देखो अब अपन देखें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो अपना ईआर है, ईपीआर भी बोल सकते हो, ईआर भी बोल सकते हो। इसके टाइप्स ये कितने टाइप के होते हैं बताओ? ईपीआर या ईआर। ईआर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ, क्या होता है साथियों? एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है हमारा रफ ईआर। 2 प्रकार के होते हैं। हम इनको समझते हैं, इनको अपन समझते हैं, समझना। अच्छा, कोने में जो मैंने कोशिका बनाए थे आप लोग को नहीं दिखी होगी, कहीं ना कहीं हमारी जो बल्ब लगे हुए हैं उसकी वजह से। फिर भी मैं आपको ये डायग्राम यहाँ बना के बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये मान लो कोशिका आपकी और ये केंद्रक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऐसे केंद्रक के पास में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के पास में, ऐसे। ये मैंने आपको वो डायग्राम उधर बनाया था, कोई बात नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बहुत तो अपन को मैनेज करना पड़ेगा। स्मूथ में देखें अपन, स्मूथ क्या होता है? देखो स्मूथ का मतलब होता है चिकना, आप समझ गए होंगे। चिकना, इसका मतलब है चिकना अंतर्द्रव्य जालिका, और इसका मतलब है खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका। चिकने में अपन देखें तो चिकने के अंदर ध्यान दे लेना, राइबोसोम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इन दोनों के अंदर अपन देख लो डिफरेंस। तो खुरदरा में राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। आगे अपन देखें इनका कार्य क्या है। ईपीआर में जो स्मूथ वाले हैं इनका वर्क क्या है? इनका वर्क में देखूं तो इनका वर्क है सर लिपिड्स जो होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं वसा, लिपिड्स का संश्लेषण। क्या करते हैं ये लोग? जो अपना स्मूथ वाला है ये करते हैं लिपिड्स का संश्लेषण। और इधर अपन देखें तो इधर तो भाई राइबोसोम मौजूद है। तो राइबोसोम में मौजूद है, तो राइबोसोम जहाँ होता है वहाँ प्रोटीन होता है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको प्रोटीन। और यहाँ पर होगा प्रोटीन का संश्लेषण। किसकी वजह से? राइबोसोम की वजह से। कान खुले हैं ना आपके? बिल्कुल, सुनते जाओ और लिखते जाओ। आगे अपन देखें यहाँ पर लिपिड्स का संश्लेषण होता है, ठीक है। और इस लिपिड्स के संश्लेषण की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोश्लेषण। क्या कहते हैं? ग्लाइकोश्लेषण। ये ध्यान से आप लोग नोट डाउन करें। अब अपन आगे बढ़े। देखो जब भी कोई नई कोशिका बनती है, मान लो कोई भी, प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। ये रुडोल्फ विर्चो ने भी कहा है और स्वान और स्लेडेन ने कोशिका सिद्धांत में भी बताया है। परंतु जो नई चीज है, जब भी कोई नई कोशिका बनती है तो उसका केंद्रक भी बनता है। और केंद्रक जो बनता है, इसके निर्माण में जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में ईआर काम आता है। केंद्रक झिल्ली में ईआर काम आता है। नोट डाउन करें आप, नोट डाउन कर लिया। और जल्दी से जहां पे कोशिकाएं विकसित हो रही हैं, जैसे नई कोशिकाएं बहुत जल्दी बन रही हैं, वहां पर क्या होता है? अपना ईआर खराब हो जाता है। यह आप लिख लेना, जहां जल्दी कोशिकाएं डिवाइड हो रही हैं और नई कोशिकाएं बन रही है, वहां आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम खराब हो जाएगा।
ठीक है, आगे अपन पढ़े इसके अंदर और क्या पढ़े सर? और तो बस रामायण है, रामायण से आपको लेना देना नहीं है, बस खत्म आपका ER खत्म। अब राइबोसोम पढ़ने वाले अपन, एक बार देख लेना। दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ। देखो इस राइबोसोम ऐसी एक चीज है जो आगे आपका क्लियर हो जाएगा, इसके बाद राइबोसोम पढ़ा रहा हूं मैं, अभी मतलब नहीं इसके बारे में बताने से। तो स्मूथ वाले में राइबोसोम क्यों पाया जाता है वो आपको पता पड़ेगा, नहीं पाया जाता, सॉरी, क्यों नहीं पाया जाता और इधर क्यों पाया जाता है। जहां राइबोसोम है वहां प्रोटीन है, तो यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होगा, और यहां पर लिपिड्स किसका संश्लेषण होगा? वसा का संश्लेषण होगा। अब एक और नई चीज लिखाई, ये संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोसिलेशन। और जहां नई कोशिका बनती है वहां पर ER उसके केंद्रक झिल्ली बनाने में काम आता है। कहां काम आता है? केंद्रक झिल्ली। और यदि नई नई कोशिका ढेर सारी बन रही हैं और एक साथ बन रही है तो वहां अपना ER क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, प्रत्येक कोशिका का ER। ठीक है, ER किसका नाम बोल रहा हूं आप समझ गए हो? अंतर्द्रव्य जालिका की मैं बात कर रहा हूं। ओके, और ये कहां पाए जाते हैं? केंद्र के पास पाए जाते हैं, मैंने बिल्कुल आपको डायग्राम में बताया है। अब सीधा हेडिंग लिखोगे आप राइबोसोम। ये खतरनाक आदमी भाई, इसको पढ़ो आप, ये खतरनाक आदमी है पूरी कोशिका के अंदर। तो सबसे पहले लिखोगे आप राइबो, जो इसके अंदर राइबो है उसका मतलब क्या है, और उसके बाद में राइबोसोम्स, जोम्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। तो राइबो का मतलब है, राइबो का मतलब है इसके अंदर RNA प्लस, RNA प्लस क्या है? प्रोटीन। ध्यान समझना, राइबो का मतलब है कि इसके अंदर एक तो जो DNA RNA होता है ना, न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल में से RNA पाया जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार आया है कि राइबोसोम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन प्लस RNA। और बहुत से बच्चे टोक के आते हैं DNA प्लस RNA, सॉरी DNA प्लस प्रोटीन, ये गलत है, ये ध्यान दे लेना। और ये जोम्स क्या है? जोम्स है कणिकाएं। कणिकाओं को आप कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, परंतु यहां इसका कुछ और काम है, आगे समझे। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है इसका हिंदी मतलब, सॉरी साइंटिफिक नेम राइबो, राइबो न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लियो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बना आप समझ जाओ थोड़ा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, किसका मतलब? इन दोनों के मिलने से राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है, ये कोशिका के अंदर, कोशिका में बिखरे होते हैं। क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। इनका इनका कोई फिक्स स्थान नहीं है। अरे जिस प्रकार से अपना हाइड्रोजन है ना केमिस्ट्री में, जिसको आवारा बोलते हैं, उस तरीके से राइबोसोम भी आवारा है, कोशिका के अंदर बिखरा पड़ा होता है, कहीं पे भी चला जाता है। अब देखो साला ER के अंदर उसके ऊपर जाके बैठ गया है। अपन पढ़ रहे थे ना वहाँ पे कि ER में होता है, तो बिल्कुल ER में होता है। और अपन देखें इसके बारे में, ये बहुत से केशिकांग, जो केशिकांग अपन पढ़ रहे हैं खुद केशिकांग है, ये अन्य केशिकांग से चिपके होते हैं। क्या होते हैं? चिपके होते हैं, अन्य केशिकांग से चिपके होते हैं। उसके अलावा लिख लेना, यह कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या है? सबसे छोटा यही है। कौन? राइबोसोम। तो लिखो सबसे छोटा केशिकांग भी यही है, इसीलिए इसको लाड कराते भाई। ये किसी के ऊपर भी बैठ जाता है वहां पे, ये क्या होता है? किसी के ऊपर भी बैठ जाता है। आगे देखें अपन, तो यहीं से नोट डाउन कर लो, इसका व्यास कितना होता है, आकार में कितना होता है सर ये। ठीक है, उसके बाद में लिखना, देखो ये सभी जगह मौजूद होता है, लिखा दे मैंने आपको, ये लिखा दे कोशिका में क्या लिखा था अपनों ने, कोशिका, ये क्या लिखा था अपनों ने, थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या मैंने, कोशिका में बिखरे होते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, है ख है मेरा, ख मेरे दिमाग से उतर गया है। तो कोशिका में बिखरे होते हैं। उसके अलावा ये कोशिका में जगह जगह पाए जाते हैं, इसीलिए कोशिका का इसको क्या कह सकते हैं कि सार्वभौमिक पाया जाता है। सार्वभौमिक पाया जाता है हर जगह, कहीं से भी प्रश्न उठ जाए गड़बड़ नहीं करनी। उसके बाद में क्या लिखा मैंने, इसका इधर लिखा सर आपने व्यास बताओ। तो व्यास होता है इसका 170 से 230 एंगस्ट्रोम। कितना होता है? एंगस्ट्रोम, ध्यान से समझ लेना। इसका व्यास डायमीटर होता है 170 से 230 एंगस्ट्रोम। ये सार्वभौमिक होता है, सभी जगह पाया जाता है। तो सभी जगह कौन कौन सी जगह, तो ये कौन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है यूकेरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक, ये दोनों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ऐसी कोशिका है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और अपन देखिए इसमें, और अपन देखें, देखो स्तनधारियों में 10 मिलियन पाए जाते हैं। ये कितने पाए जाते हैं? 10 मिलियन, मतलब ज़्यादातर पाया जाता है 10 M, मतलब समझ जाओ आप। जो स्तनधारी होते हैं, जो क्या होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारियों में ज़्यादातर पाया जाता है 10 मिलियन के लगभग, 10 मिलियन के लगभग पाया जाता है। अब देखिए अपन, ये दोनों कोशिका में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में कितना और यूकेरियोटिक में कितना पाया जाता है, कॉन्सेप्ट समझना। देखो यहाँ पाया जाता है, इसके एक स्टैंडबर्ग यूनिट है, तो 70S इसमें पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है 80S। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में 70 और यूके में 80। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें अपन, तो किस स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है? ये 40S, और इधर होता है 60S। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। इधर अपन देखें तो इनका अनुपात क्या होता है? 30-50। क्या होता है? 30S, और ये हो जाएगा 50S। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखें अपन, तो राइबोसोम्स का मेन काम अपन देखें अब। ये भाई साहब, ये प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है राइबोसोम। तो क्या लिखोगे आप? इसीलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। कौन? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इसको IMP करो, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहते हैं? बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, इसको IMP कर ही लेना आप, क्या कर लेना। और इसकी जो इकाई है ना, ये लिख लेना। एस का मतलब मैंने आपको बताया स्वेडबर्ग। क्या है? स्वेडबर्ग, ये इसकी इकाई है, बर्ग, इसलिए एस से दर्शाया इसको, स्वेडबर्ग। ये इसकी क्या है? इकाई है। क्लियर हो गया? आगे और अपन बढ़े, तो बहुत से राइबोसोम को अपन एक साथ जोड़ दे। जैसे ये राइबोसोम्स ही हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत से राइबोसोम्स को मैं जोड़ दूं, तो इसको क्या कहते हैं? इस चेन को क्या बोलेंगे? इनको ऐसे जोड़ दूं मैं, तो इस चेन को कहेंगे दोस्त, इस चेन को कहेंगे पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? लिख लेना, पॉली राइबोसोम्स। नोट डाउन करो। और प्रोटीन बनाने के काम में ये राइबोसोम काम आता है, इसीलिए ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। IMP इसको कर लेना। यहाँ पे अपना राइबोसोम का पोस्टमार्टम खत्म। क्या बात पल्ले पड़ रही है? मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक कोने में जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो थोड़ा आपको नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको सुन के लिखा करें। इधर ये जो कोने में मैंने लिखा है, ये मैं आपको एक बार बता दूं, इसमें कोशिकाएं पाई जाती है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम का मतलब क्या है? राइबो और जोम का अलग। राइबो का मतलब है कि इसके अंदर प्रोटीन और RNA दोनों मौजूद होते हैं। उसके बाद में जोम्स का मतलब क्या है? सर कणिका है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बनाते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इसका व्यास कितना होता है? 170 से 230 एंगस्ट्रॉम। स्तनधारियों में ये 10 मिलियन पाए जाते हैं। उसके अलावा ये सबसे छोटा केशिकांग है। क्या है? ये सबसे छोटा है। कोशिका में ये बिखरा होता है। ठीक है, ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। अन्य कोशिकाओं से ये चिपके रहते हैं। क्या होते हैं? केशिकांग से, अन्य केशिकांग से चिपके होते हैं, क्योंकि ये क्या है? अपवाद है, यूँ मान लो आप। ठीक है, आगे देखें अपन, तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो 70S तो इसमें और 80S इसमें। जब दो प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो इस अनुपात में मिलते हैं 30 और 50 के, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकेरियोटिक में मिलता है 40 और 60 के रूप में। इसीलिए आगे देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण मतलब प्रोटीन के निर्माण में काम आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। नोट डाउन करें और आगे बढ़े। अगला है लाइसोसोम। हटा रहा हूं मैं इसको साथियों, उम्मीद है आपने पूरा नोट डाउन किया होगा। अब मैं लिख रहा हूं लाइसोसोम। लिखो लाइसोसोम क्या है भाई? कोशिका के अंदर इसका क्या काम है?
नोट डाउन करो। आज कोशिका अपन खत्म करके रहेंगे। चलो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं छोड़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं इसकी बात करूं साथियों किसकी, कोशिका की, तो पूरे बायो के अंदर 10% क्वेश्चन कंपटीशन में कोशिका से आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो राइबोसोम में आप लिखना, सॉरी लाइसोसोम में, लाइसोसोम में लिखना आप लोग क्या होता है ये। सर से मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा मोबाइल को देखते रहे, हमारे मोबाइल में डिस्चार्ज भी हो रहा है, कभी स्टॉप हो जाए तो हमें आप इन्फॉर्म जरूर करें। देखो साथियों, लाइसोसोम, लाइसोसोम को अपन देखें तो इसकी जो खोज की है, इसकी जो खोज की है वो किसने की है, उसके बाद में इसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती हैं, कौन सी झिल्ली पाई जाती हैं, उसके बाद में अपन देखें तो बहुत सी चीज़ें इसमें, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ठीक है, तो समझना इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, समझते जाना। देखो, तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसकी जो खोज की है, इसकी जो खोज की है वो की है क्रिश्चियन डी डुब्बे, जिसको एक और डी दवे भी बोलते हैं, दोनों आप लिख लेना, डी डुब्बे या डी दवे, क्योंकि ये इसका वैज्ञानिक भी गजब का है, क्योंकि आगे बताऊंगा। देखो इसका मतलब कितना अच्छे से याद कराऊंगा इसको मैं। इसमें झिल्ली पाई जाती है, एकल झिल्ली, मैंने लिखा है आपको, एकल झिल्ली युक्त होता है ये, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद में अपन चले, इसका क्या काम है, इसका काम है कोशिकाओं में बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणुओं से रक्षा करना, जीवाणुओं से रक्षा करना। ठीक है, अब देखो अपना कमांडर, सैनिक वगैरह तो कौन हो चुका था, केंद्रक हो चुका था, है ना, परंतु इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ये अपना सिक्योरिटी गार्ड है। क्या ये सिक्योरिटी गार्ड है, और ये क्या करता है, कभी कभी जीवाणु को मारने के चक्कर में, जैसे मान लो ये अपना लाइसोसोम है और यहाँ से एक जीवाणु आया, अब इसको खाने के चक्कर में, ये तो एक ही है पर इसने अपने बहुत से क्या निकाल दिए, एंटीबॉडीज़ निकाल दिए, तो एंटीबॉडीज इस पे ऊपर अटैक करेंगे। जब इसके ज़्यादा एंटीबॉडी निकल जाते हैं और ये अकेला है, और जब ज़्यादा इसके निकल जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको तो खा जाएगा, परंतु जब ये ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल गए, ये कहाँ पड़े हैं, कोशिका में पड़े हैं, अब ये किसको खाए, ये इसने बहुत से हथियार छोड़ दिए, अब एक हथियार से वो एक मर चुका है, अब और हथियार का उपयोग कहाँ करे, तो वो चक्कर पड़ गया, तो ये क्या करने लग जाता है, फिर ये जो इसी के आदमी है ना, ये इसी को खाने लग जाते हैं। किसको खाने लग जाते हैं, इसी को खाने लग जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, इसीलिए लाइसोसोम के कहते हैं आत्महत्या की थैली, फिर इसको मरना पड़ता है। क्या कहते हैं इसे, आत्महत्या की थैली। ये कोशिका के लिए रक्षक भी है और भक्षक भी है, ये आप दिमाग में फिट कर लेना, क्या ये कोशिका का रक्षक भी है, भक्षक भी है। देखो तो लिख लेना, कोशिका क्या है, ये रक्षक है, परंतु कभी कभी इसकी आत्महत्या हो जाती है तो ये भक्षक हो गया, ये माने तो अपन। और अपन देखें, और इसमें देखें सर, तो इसी को कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, सफाई कर्मी। सैनिक नहीं बोल सकते, सैनिक तो केंद्रक हो गया, सफाई कर्मी कहते हैं। ये और क्या करता है, इसके अंदर ही जब कोशिका में कुछ चीज़ें होती हैं तो पाचक एंजाइम, जिनको अपन बोलते हैं पाचन एंजाइम्स, भी इसी में पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। उसके अलावा और क्या पाया जाता है, ठीक है, तो सीधा याद रख लेना, कोशिका में क्या करता है, पाचन एंजाइम पाया जाता है, पाचन करने का काम भी करता है। पाचन करने का काम कौन करता है, पाचन करने का काम लाइसोसोम करता है। और अपन देखें ज़्यादा एक्टिव होने से क्या करता है, ये मैंने आपको बताया, एंटीबॉडीज़ के एंजाइम्स हैं, तो ये आगे वाले को खाने के चक्कर में अपने ज़्यादा एंजाइम छोड़ देता है, और ज़्यादा एंजाइम छोड़ने के चक्कर में क्या होता है, खुद को खा जाता है, खुद को खाने लगता है। नोट डाउन कर लेना, खुद को खाने लगता है, और इसी घटनाओं कहते हैं जब ये खुद को खाने लग जाता है तो खुद मर जाता है, तो ये हो गई आत्महत्या की थैली। इसलिए अपने आप को क्या कहता है, आई एम बॉम्ब,
क्या बोलता है ये? आई एम बॉम्ब। समझ जाना आप लोग, अपने आप को आई एम बॉम्ब कहता है ये। तो ये अनेक बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम करता है, अपनों ने लिख लिया। ठीक है, अब कभी कभी कोशिका का एक हिस्सा मर जाता है। देखो ये मर गया ना, ये मर गया, तो कोशिका का एक हिस्सा मर चुका है। कोशिका का क्या मर चुका है? कोशिका का, आप मोबाइल को देखते रहे, एक हिस्सा मर चुका है, एक हिस्सा मर चुका है। तो अब इसको रिकवर कौन करेगा? क्योंकि एक हिस्सा मर गया मतलब लाइसोसोम मर गया। अब इसको रिकवर का मतलब है कि उसको इंजेक्शन कौन ठोकेगा? रिकवर कौन करेगा उस कोशिका को? कि लाइसोसोम मरने से क्या पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी? नहीं। तो रिकवर करने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रिकवर करने का काम करता है। रिकवर का मतलब होता है पुनर्निर्माण। अब लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ये अपना प्रश्न बाकी था। तो इसका निर्माण होता है गोल्गी कोय, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। गोल्गी कोय के टूटने से, गोल्गी कोय के टूटने से बनता है। कौन बनता है? लाइसोसोम। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? लाइसोसोम का पीएच मान लिख लो। लाइसोसोम का पीएच मान लिख लेना आप लोग, कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 4.5 से 5। इसका पीएच मान होता है कितना होता है? 4.5 से 5। और अपन देखें तो इसमें क्या होता है? और क्या होता है इसमें? देखो रामायण तो बहुत सी है पर इतनी अपन को नहीं पढ़नी है। अब देखो इसके अंदर ये भी खुद को खाता है, तो इसके कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स लिख लो जो इससे निकलते हैं। तो वो निकलते हैं, एक तो ऑटोफेगी, याद रख लेना, ऑटोफेगी, और एक है ऑटोलेसिस। ये दूसरे जीवाणु पर फेंकता है, पर कभी कभी क्या करता है, ये भूल जाता है कि आगे वाला एक ही है और इसने 100 आदमी भेज दिए। तो उसके चक्कर में क्या होता है, 100 आदमी फिर एक बार छूट जाते हैं, पर एक बार मुंह पे खून लग गया तो छोड़ेंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, फिर इसको खुद को ही खाने लग जाते हैं, और खुद को ही खाने लगते हैं तो आत्महत्या, मतलब ये मर जाता है। जब ये मर जाता है तो कोशिका का एक हिस्सा मर गया। जब कोशिका का एक हिस्सा मर गया है सर, तो उसका तो पुनर्निर्माण चाहिए, रिकवर। वो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या क्या है? लाइसोसोम में झिल्ली एक ही पाई जाती है, सिंगल झिल्ली। इसका क्या काम है? सफाई करने का काम करता है, पचाने का काम करता है, क्योंकि पाचक एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, पचाने का काम करता है। उसके अलावा यही रक्षक है, जीवाणुओं से ये रक्षा करता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5। इसका निर्माण किसकी वजह से होता है? गोल्गी कोय के टूटने से होता है। गोल्गी कोय क्या होता है आगे बताऊंगा आपको। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं सर? ऑटोफेगी और ऑटोलेसिस, यही इसको दिक्कत देते हैं आगे। ये अपने आप को बोलता है आई एम बॉम्ब। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। देखो ये यहाँ फट गया, ये खुद को ही खा गया, और जब ये खुद को ही खा गया तो चक्कर पड़ गया इसको, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आत्महत्या की थैली। क्या बोलेंगे? आत्महत्या की थैली या प्रोग्राम डेथ। इसकी खोज किसने? अब ये मैं आपको बताने वाला था जब मैंने लिखाया था, बोला था ना कि ये चीज़ मैं गजब की बताऊंगा। इसका मतलब देखो, खोज करता कौन है? डी डुबे, और ये कभी कभी ले डुबे। कैसे याद रखोगे कि आत्महत्या की थैली है तो डी डुबे तो है, पर ये कभी कभी ले डूबे। तो ले डूब गया, देखो खुद को ही खा गया है, तो ले डूबे से याद रख लेना, डी डूबे, खत्म। ले डूबे, डी डूबे, गजब का है ना कॉन्सेप्ट ऐसे। और रिकवर कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो तो यहां पर अब अपनी इसको स्टॉप करते हैं। अभी वीडियो स्टॉप नहीं हुआ है, अभी आगे आपकी क्लास जारी रहेगी, ठीक है। अगला टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, वो है आपका रिक्तिकाएं। क्या है? रिक्तिकाएं। तो आप नोट डाउन कर ले, रिक्तिका या वैक्यूल्स। ओके, तो आ जाओ, अगला जो अपनी हेडिंग है वो है रिक्तिकाएं। कौन है रिक्तिकाएं? तो जो यहाँ विदाउट बैठे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे, वो भी अपनी कॉपी खोल ले, और ऑनलाइन वाले भी अपनी कॉपी को खोल के लिखना स्टार्ट। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। बहुत गजब का टॉपिक है। टॉपिक तो क्या है, एक कोशिका का भाग है, समझते हैं इसको। वैक्यूल्स क्या है? देखो वैक्यूल्स है ना, बहुत बड़े बड़े भाग में पाई जाती है कोशिका के अंदर। मान लो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनके ऊपर हो गए राइबोसोम्स, ये हो गया हमारा चप्पल जैसा कौन, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया,
ये सब हो गए। अब इन्हीं के पास में होते हैं बड़े बड़े पार्ट्स में, ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स में, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में होते हैं, उनको कहते हैं रिक्तिका। बुलबुले के जैसे, किसके जैसे होते हैं, लिखते जाओ, इनका जो आकार होता है वो किसके जैसा होता है, बुलबुले के समान। बुलबुला देखा आपने, बुलबुला जैसा बनता है ना पानी का बुलबुला, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं बबल। समझ में आ रहा है आपको, बबल्स, बबल्स की बात कर रहे हैं हम, उसके जैसे इसका आकार होता है। ओके सर, ये पाया कहां जाता है? देखो तुमको पता है दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक जंतु एक पादप। तो जंतु में पाया जाता है कि पादप में? माट साहब हमें चक्कर पड़ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर नहीं आना चाहिए, आ जाओ। तो जंतु में पाया जाता है पादप में? सर ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान देना, जब ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है ना, तो ये रिक्तिका जो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है तो छोटे आकार में होती है। किसमें होती है? छोटी छोटी होती है। रिक्तिकाएं जंतुओं में क्या होती है? छोटी छोटी होती है। और पादप में क्या होती है? बड़ी बड़ी। क्या होती है? बड़ी बड़ी, मतलब आकार में बड़ी होती है। इसका मतलब जब जंतुओं में ये छोटी है, जंतुओं में छोटी है, तो जंतु में क्या होती है? संख्या में ज्यादा। क्या होती है? संख्या में ज्यादा होती है। और पादपों में क्या होती है? संख्या में कम होती है। क्लियर है जी सर? क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अपन। तो यह जीवाणु में भी पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जीवाणुओं में भी पाई जाती हैं। आगे देखो, आगे अपन देखें। अब यहां पादप कोशिकाओं में कम संख्या में, यहां ज्यादा संख्या में। क्लियर हो गया? खोज किसने की? खोज तो देखो, इसकी खोज जो की ना, आपको लग रहा है इसके आकार के जैसा ही नाम है ना, नाम में ही ऐसा है, स्प्लेन जेली, स्प्लेन जेली। तो देखो इस नाम के अंदर ना जेली जैसा, जेली जैसा चिकना, बुलबुला जैसा, तो ये क्या हो गया? वैसे याद रख लेना, स्प्लेन जेली, स्प्लेन जेली से याद रख लेना जेनी। अब आगे अपन देखे रिक्तिका है, अपन देखे तो अपने अंदर पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। अब अपन देखे तो इनका आकार जो होता है ना, प्रोटोजोआ के अंदर, किसके अंदर? प्रोटोजोआ की बात करें मैं, परजीवी जिनको हिंदी में बोलते हैं। प्रोटोजोआ में जो इनका आकार होता है, इनका जो आकार होता है प्रोटोजोआ के अंदर, वो होता है स्टार के रूप में। किसके रूप में? स्टार के रूप में प्रोटोजोआ पाई जाती है। ठीक है, ध्यान देना। खोज कब की? जब हमारे स्प्लेन जेली ने खोज की तो 1776 में की। कब की? 1776 में की। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों। इसका नामकरण किसने किया? भाई इसके वो पंडित जी कौन थे नाम देने वाले? यहां तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो नामकरण किसने किया साथियों? बताओ 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 कि बताओ। दुजार्डिन। ये आईएमपी है भाई, एग्जाम में आया, मैं आपको बता देता हूं। जहां आईएमपी बोलो आईएमपी कर लेना। तो रिक्तिकाओं का नामकरण दुजार्डिन ने किया और खोज स्प्लेन जेनी ने की। ठीक है, थोड़ी बहुत माल भी निकल जाती है साथियों, मालवा से बिलोंग करता हूं मैं, इसलिए बुरा ना माने। ठीक है, अभी होली नहीं है, आगे चलते हैं। तो ज्यादा प्रयोग इसका, सबसे ज्यादा प्रयोग कहां होता है? ये कहना चाहता है कि भाई जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो ज्यादा प्रयोग कहां होता है? इसका ज्यादातर प्रयोग पादपों में होता है। ज्यादा प्रयोग यहां होता है, लिख लेना, ज्यादा प्रयोग होता है पादपों में। अब देखो कभी कभी क्या होता है साथियों, वैक्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी, जैसे ब्लू व्हेल देखी आपने, ब्लू व्हेल जैसी होती है कोशिकाओं के अंदर। जैसे मैंने एक कोशिका बनाई, एक जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका है, राइट। तो ये जो जंतु कोशिकाएं होती है छोटी छोटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
छोटी छोटी पाई जाती है पर संख्या में अधिक, ये अपना सेंट्रोइड है। अब यहां पर क्या होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है पादपों में, और कभी कभी इतनी बड़ी पाई जाती है केंद्र को साइड में जाना पड़ना पड़ता है, ये केंद्र इधर साइड में हो जाता है और यही भरी होती है पूरी कोशिका के अंदर, समझ रहे हो। तो पादपों में इस प्रकार का सिस्टम हो जाता है, और जंतुओं में तो केंद्र की जगह रहता है, परंतु ये संख्याओं में क्या पाई जाती है, छोटी, और यहाँ बड़ी होने के कारण केंद्र कभी कभी क्या होता है, जैसे कोने में सरक जाता है। अब केंद्र की भी कोई इज्जत है यार, वो बीच में रहता है, फिर भी उसको साइड में सरका दिया, किसने, रिक्तिकाओं ने। क्लियर हो गई बात, जी हाँ। इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है इसका, सबसे ज्यादा उपयोग होता है पादपों में। कहाँ होता है उपयोग, होता है तो कहाँ होता है, कार्य बताओ, कार्य, व्हाट इज कार्य ऑफ वैक्यूल्स। तो पहला कार्य है, क्या कार्य सर, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अंदर, अपशिष्ट पदार्थ को अलग करना, लिखते जाओ। और क्या काम है सर, और काम है इसका वसा का स्टोर, वसा को स्टोर करना कोशिका में, क्योंकि कोशिका में भी तो भाई कुछ ना कुछ जीव है, सब खाना खाते हैं, तो उनके में अंदर वसा, एनर्जी चाहिए, वसा का स्टोर, जल का स्टोर, जल का स्टोर, उसके बाद में लिखना कार्बोहाइड्रेट का स्टोर, कार्बोहाइड्रेट, और भी चीजें जैसे तेल हो गया, बहुत सी चीजें, इन सब का स्टोर, तेल हो गया, उसके बाद में सारी चीजें, इन सब को स्टोर करता है, करती है, वैक्यूल्स क्या है, स्त्रीलिंगी, स्टोर करती है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा और कौन सा काम है, जैसे आपको बताया था मैंने कि जो कोशिकाओं में क्या होते हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, और लाइसोसोम में एक उसके एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स सर, उसके एंजाइम्स होते हैं ऑटोफेगी और ऑटोलिसिस। ऑटोफेगी और ऑटोलिसिस क्या कर देते हैं, बहुत से एंजाइम निकाल देते हैं और वो खुद ही मरने लग जाता है। तो ऑटोफेगी जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो क्या करते हैं, कोशिकाओं खाते हैं, लाइसोसोम को खाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये उनको क्या करते हैं, जैसे ऑटोफेगी है, ऑटोफेगी लिख लेना, ऑटोफेगी जैसे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, भाई ये ज्यादा कोशिकाओं खाने लग जाते हैं ना, तो फिर इनको बाहर निकालते हैं। ऑटोफेगी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, कौन, वैक्यूल्स। उसके बाद में सर और क्या, कौन सा काम है, और काम है इसका एक और, जैव निर्माण, ठीक है, जैव निर्माण का कार्य भी वैक्यूल्स करती है। चलो यहां तक समझ में आया, तो ये लिख लेना आप लोग, पादप कोशिकाओं में इनकी वजह से केंद्रक कहां नहीं हो पाता, कहां नहीं होता, बोलो, केंद्रक बीच में नहीं रह पाता है। क्यों सर, क्योंकि आकार में बड़ी है, तो उसको साइड में इन्होंने खिसका दिया, क्या कर दिया, खिसका दिया। और जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, इसमें ध्यान रख लेना, इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्रक बीच में होता है, कहां होता है, बीच में ही होता है। तो भाई लोग यहां पर हमारी रिक्तिकाएं होती है खत्म। क्या आपको समझ में आया, जी बिल्कुल समझ में आया। तो एक बार रिवीजन देख लो आप, देखो ये आपकी एक कोशिका है, कोशिका में राइबोसोम, लाइसोम सब पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े आकार में होती हैं। तो पादपों में बड़े आकार में होती है, जंतु में छोटे आकार में होती है, जंतु में छोटे आकार में होती है इसीलिए संख्या में ज्यादा पाई जाती है, पादपों में बड़ी होती है इसीलिए संख्या में कम पाई जाती है। परंतु सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है, पादपों में होता है। कहाँ होता है सर, पादपों में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, जैसे कौन सा अपशिष्ट पदार्थ हो गया, ऑटोफेगी, वसा का स्टोर करना, भोजन का स्टोर, जल का स्टोर, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर, तेल का स्टोर, इन सब का स्टोर कौन करता है, कोशिका में रिक्तिकाएं करती है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है इसलिए केंद्रक बीच में नहीं होता, और जंतु कोशिकाओं में केंद्रक बीच में होता है क्योंकि संख्या में ज्यादा परंतु आकार में छोटी पाई जाती है। मार्ट साहब ठीक है सर। इसकी खोज किसने की, तो देखो याद रखने का तरीका, इसका जो आकार है ना वो है बुलबुला जैसा, तो बबल्स ऐसे लगता है ना, जेली जैसे चिकने चिकने चिकने, तो ये जेली दिख रहा है, इसका नाम है देखो स्प्लेन जेनी, इसको खोजा है, जी हाँ सर। कब खोजा, 1776 आगे 76। अब देखो जीवाणुओं में भी पाई जाती है,
तो जीवाणु में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, जीवाणु में पाई जाती है। डाउट है किसी को? नहीं है। नामकरण किसने किया? और कोई दूजा नाम इसका कर सकता है क्या? दूजा, और दूजा नहीं आ सकता, दुजार्डिन आएगा। कोई दूजा इसका नामकरण नहीं कर सकता, दुजार्डिन। प्रोटोजोआ में ये स्टार शेप में पाई जाती है भाई। किस शेप में होती है ये? अपने बॉडी में गोल आकार में होती है। किसमें? जंतुओं में और पादपों में। परंतु 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 प्रोटोजोआ में कैसी होती है सर? स्टार जैसी। चलो ये खत्म। आज कोशिका का लास्ट टाइप वो और क्लियर करो, फिर कोशिका का पोस्टमार्टम खत्म। तो लास्ट मैं देख लेता हूँ, लास्ट ही बचा है जहां तक मुझे लगता है, तो वो है गोल्गी कोय। कौन है साथियों? हेडिंग लिख लो, गोल्गी उपकरण। गोल्गी गोल्गी उपकरण, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्गी कोय। स्कोर पढ़ो, कोशिका का डी एंड। अच्छा, इसको गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। गोल्गी उपकरण या गोल्गी कोय या गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी भारी है, समझ जाना अपने हिसाब से। गोल्गी बॉडीज, ये देखें अपन, तो ये गोल्गी बॉडीज है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जी हाँ मार्ट साहब, आगे समझो। आगे क्या समझना है? इसकी खोज किसने की? इसकी खोज हुई थी सर 1897 में, और वो खोज करता है कैमेलो गोल्गी। कौन है? कैमेलो गोल्गी ने इसको खोजा है, बहुत इंपोर्टेंट। कौन खोज करता है? कैमेलो गोल्गी। इसीलिए इसके नाम पे इसको क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडीज, वैज्ञानिक के नाम पे ही है। अब देखो क्या, देखो सर 97 में खोजा गया, ठीक है। और इससे पहले किसको खोजा गया था? किसको खोजा गया था? वैक्यूल्स को। कब खोजा गया था? क्या सन था बताओ, भूल गया? 1776 था, 1876 था, 1974? 1776, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। गोल की बॉडीज में अपन देखें तो गोल की बॉडी में समझना इसका निर्माण कैसे हुआ, गोल की बॉडी का निर्माण। तो साथियों आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ईआर, और ईआर किस में टूटता है? एक तो टूटता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, और एक लिखा था मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। जब यह टूटता है तो इनके टूटने से किसका निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है। बात पल्ले पड़ गई? जी हाँ सर, ईआर के टूटने से गोल्गी कोय का निर्माण होता है। आगे बढ़ो, तो मैंने ये भी लिखाया है थोड़ी देर पहले कि गोल्गी कोय के टूटने से, इसके टूटने से किसका निर्माण होता है? लिखाया है मैंने, इसके टूटने से निर्माण होता है लाइजोसोम का, ठीक है। वहां नहीं लिखा, यहां लिख लो। इसके टूटने से किसका निर्माण होता है? लाइजोसोम का। ईआर के टूटने से इसका निर्माण, इसके टूटने से लाइजोसोम का निर्माण। बात खत्म। आगे अपन पढ़े तो आपने ये भी पढ़ा था, ये मैं बार बार बताऊंगा, मतलब नहीं है, किसमें लिपिड्स का संश्लेषण होता है, किसमें राइबोसोम का संश्लेषण होता है, सॉरी प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो मैंने पढ़ा है आपको रफ में और स्मूथ में। वहां जाके आप पढ़ लेना, डबल लिखने से मतलब नहीं है। पादपों की कोशिका में, पादपों की कोशिका जो होती है पादप में गोल्गी कोय को क्या कहते हैं? पादप में, पेड़ पौधों में क्या कहते हैं? किसको? गोल्गी कोय को। तो इसको कहते हैं, नोट डाउन कर लेना, डिक्टोयोसोम। क्या कहते हैं गोल्गी कोय को? डिक्टोयोसोम कहते हैं। किसमें? पादपों की कोशिकाओं में। गोल्गी कोय के टूटने से क्या बनता है? लाइजोसोम। क्लियर हो गया? इसका जो लंबा भाग होता है, इसका जो लंबा भाग होता है या लंबे भाग को क्या कहते हैं? इसके लंबे भाग को कहते हैं, लिख लेना, सिस्टर्नी। ठीक है, क्या लिखोगे? सिस्टर्नी। अब देखो इसका कार्य, गोल्गी कोय का कार्य क्या है साथियों? ये है ना, देखो कोशिका में सब अलग अलग प्रकार से बटे हुए हैं। कोशिका का कमांडर, कोशिका का सैनिक, कोशिका का संचालक, वो केंद्रक है, और कोशिका का सफाई कर्मी, पाचन करने का काम, वो कौन है? वो सब लाइजोसोम है। उसके बाद में कोशिका का शोषण करता कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा? माइटोकॉन्ड्रिया। उसको रिकवर करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में सबसे पहले
उत्पन्न होने वाला भी वही है, और कोशिका में खोजा गया वो सबसे पहला कोशिकांग कौन सा है? वो है सर केंद्रक। बात सही बोल रहा हूं मैं? और तो बोल रहा हूं तो ठोको यार, ठोको और शेयर करो, इसको शेयर करो और लाल बटन है उसमें क्लिक करो। कार्य देखो, कार्य इसका देखो, आपने सुना होगा कि जो बाजारों में रिक्शे चलते हैं, रिक्शे तो क्या करते हैं? माल भाड़ा ले जाने का काम करते हैं, उधर से उधर इधर से उधर। तो इसका काम कोशिका में यही है। क्या काम है? क्या लिख सकता हूं इसको मैं? यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो इसका जो कार्य है आप लिख लो, ट्रांसपोर्ट का काम होता है इसका। कोशिका में ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। एक स्थान से हाँ, किसी सामान को या किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो अपना वसा का स्टोर था रिक्तिकाओं के पास, तो वहां से वसा को दूसरी जगह ले जाना, तो किसकी वजह से जाएगा? गोल्गी कोई की वजह से। तो लिख लेना 2, मतलब ये स्थानांतरण का काम करता है, स्थानांतरण का कार्य करता है। या मैं बोल सकता हूं 2 केशिकांग के बीच की कड़ी। क्या बोलूंगा? 2 केशिकांग के बीच की कड़ी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया से यदि लाइसोसोम को काम है तो उन दोनों को आपस में मिलाना या उन दोनों के सामान को आपस में भेजने का काम किसका है? गोल्गी कोई का। और यहां पर आपकी कोशिका का पोस्टमार्टम होता है खत्म। आपने पूरा नोट डाउन किया होगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मुझे उम्मीद है और आपसे आशा भी है। ठीक है, इसका रिवीजन मैं करवा देता हूं, फिर अपन एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। आ जाओ, इसकी खोज देखो। इसकी खोज करता केमेलो गोल्गी है, तो केमेलो गोल्गी ने 1857 में खोजा और उसी ने इसका नामकरण क्या किया? अपने नाम पर किया। ठीक है, ये कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जी सर। पादप कोशिकाओं में इन्हें क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। जी सर। इसके टूटने से क्या बनता है? लाइसोसोम। इसके टूटने से लाइसोसोम बनता है, तो ये किसके टूटने से बनता है? ये बनता है ईआर के टूटने से। ईआर मतलब अंतःद्रव्यी जालिका के टूटने से बनता है। इसके लंबे भाग को कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। अंग्रेजी में गोल्गी बॉडीज, हिंदी में गोल्गी खो या गोल्गी उपकरण। इसका कार्य क्या है? कोशिका में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, या स्थानांतरण का काम, या 2 केशिकांग के बीच की कड़ी। समझ में आ गई बात? तो ये था साथियों हमारा कोशिका। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, और बड़ा हो कुछ भी हो, आपको पढ़ना है, और मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा बायो में उसका बड़ा वीडियो ही आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जल्दी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो, और आपको ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा आपने, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और मेरा उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहे, इसके लिए फिर अगेन थैंक यू। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद।